हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएफ सेक्शन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के बारे में। इंडिया एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और सेल्स करने में काफी पीछे है। इसकी वजह से इसका ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी तक इंडिया स्टार्टअप के लिए इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहा था, लेकिन पिछले 4 से 5 साल में गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास करे स्टार्टअप्स के लिए। बहुत सारी स्कीमें लेके आई है गवर्नमेंट, बहुत सारे बेनिफिट स्टार्टअप को दिए गए हैं, जिससे कि यहाँ भी अब एक स्टार्टअप कल्चर डेवलप होना शुरू हो गया है और इंडिया स्टार्टअप हब बनने की तरफ अग्रसर है। तो आज हम जो बात करेंगे वो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के बारे में करेंगे कि कैसे आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करके बहुत सारे बेनिफिट पा सकते हो। आज हम इस वीडियो में स्टार्टअप इंडिया स्कीम से रिलेटेड A to Z जानकारी जानेंगे, जिससे कि आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स क्या है। ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से हमको स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। सबसे पहला बेनिफिट है सेल्फ सर्टिफिकेशन, कि बहुत सारे लॉज में हमें सेल्फ सर्टिफिकेशन की फैसिलिटी मिलती है। वो कौन कौन से लॉज हैं वो हम अभी आगे जानेंगे। टैक्स एग्जेम्पशन, IPR प्रोटेक्शन, इजी वाइंडिंग अप, इजी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, सिडबी फंड्स ऑफ फंड, क्रेडिट गारंटी स्कीम और असिस्टेंट इन R&D वर्क। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हैं स्टार्टअप इंडिया के। अब चलिए हम इन सारे बेनिफिट्स को डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन होने के बाद। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन की। स्टार्टअप इंडिया में अगर हम रजिस्टर्ड हैं तो हमें 3 एनवायरमेंट लॉज और 6 यानी 6 लेवल लॉज में सेल्फ सर्टिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। वो कौन कौन से लॉज हैं जिनमें इस बेनिफिट मिलता है? सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंट लॉज की। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस अमेंडमेंट एक्ट 2003, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये एनवायरमेंट लॉज थे जिनमें सेल्फ सर्टिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ कुछ 6 लेवल लॉज हैं जिसमें हमें सेल्फ सर्टिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970, अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996, The Interstate Migrant Worker Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979। ये वो एनवायरनमेंट और लेबर लॉज हैं जिनमें हमें सेल्फ सर्टिफिकेशन की फैसिलिटी मिलती है। साथ ही साथ इन लेबर लॉज में 3 साल तक कोई भी इंस्पेक्शन नहीं किया जाता है। जब तक कि आपके इसमें कोई सीरियस कंप्लेंट ना हो तब तक कोई भी अधिकारी आपके यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं आएगा। जो भी आप सर्टिफाई करके दोगे उसको ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं टैक्स एग्जेम्पशन की, कि अगर हम स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हैं तो हमें इनकम टैक्स में क्या छूट मिलती है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80IAC के अंतर्गत हमें प्रॉफिट पर टैक्स देने से इसमें छूट मिलती है। अगर हम स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हैं तो हमें इसकी एक कमेटी है, एक बोर्ड है, उसके पास अप्लाई करना पड़ेगा कि हमारा जो भी प्रॉफिट है उसमें हमें टैक्स देने से छूट प्रदान करी जाए। और ये जो छूट है वो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए मिलती है, यानी कंटिन्यू 3 ईयर्स तक आप ये छूट ले सकते हो। तो जब हम बोर्ड को अप्लाई करेंगे तो बोर्ड ने कुछ कंडीशंस बनाई है कि वो कंडीशन फुलफिल होने पर ही हम इस एग्जेम्पशन को पा सकते हैं, उनके इस सर्टिफिकेट को पा सकते हैं। वो कंडीशन है, सबसे पहले जो आपका स्टार्टअप है वो या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए या LLP होना चाहिए, और उसका जो इनकॉर्पोरेशन है वो 1 अप्रैल 2016 के बाद होना चाहिए और 1 अप्रैल 2021 से पहले होना चाहिए। इसके साथ ही कुछ और कंडीशन है, जैसे कि स्टार्टअप इनोवेशन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, स्टार्टअप का जो बिजनेस है वो स्केलेबल होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला होना चाहिए, साथ ही साथ वेल्थ क्रिएट करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा इनकम टैक्स में एक एग्जेम्पशन और मिलती है जिसको एंजल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि स्टार्टअप को फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी स्टार्टअप में कोई फंडिंग लगाई जाती है तो उसको एंजल टैक्स देना पड़ता है। तो अगर हम स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हैं तो हमें सेक्शन 56 के अंतर्गत एंजल टैक्स देने से राहत मिल जाती है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एक तो सबसे पहले हमारा स्टार्टअप DPIIT रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी कि हम स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड होने चाहिए, और दूसरा हमारे जो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम है उसको टोटल मिला के 25 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए।
अब हम नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है पेटेंट एप्लीकेशन एंड आईपीआर प्रोटेक्शन, यानी कि अगर हम स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हैं तो जो हम पेटेंट की एप्लीकेशन लगाएंगे वो स्पेसिफिकली मॉनिटर करी जाएगी। उसके अलावा पेटेंट की फाइलिंग में हमें 80% तक फीस में रिबेट दी जाती है और ट्रेडमार्क के केस में ये रिबेट 50% तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इजियर पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स, यानी कि गवर्नमेंट की एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट को एमएसएमई से और स्टार्टअप से गुड्स परचेज करना होता है। उसमें हमें बेनिफिट मिलता है। क्या क्या बेनिफिट मिलता है? सबसे पहले स्टार्टअप को प्रायर एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है और प्रायर किसी टर्नओवर की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो तो आपको ईएमडी यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करने से भी आपको एग्जेम्पशन मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट का एक ई मार्केट प्लेस है जिसको जैम बोलते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसमें भी इजी रजिस्ट्रेशन अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो तो। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी एक चांस मिलता है कि जो ट्रायल ऑर्डर्स होते हैं उनमें गवर्नमेंट के साथ हम मिलकर काम कर सकें। स्टार्टअप इंडिया का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है इजी बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि अगर हमारा स्टार्टअप सक्सेस नहीं होता है और हमको लगता है कि स्टार्टअप नहीं चलाया जा सकता, अब इसको चलाना आगे फायदेमंद नहीं है, तो इसको आसानी से बंद भी किया जा सकता है। और ये स्टार्टअप को क्लोज करने का जो प्रोसेस है वो 90 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई R&D इंस्टीट्यूशन हो तो गवर्नमेंट आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी 60% तक आपको असिस्टेंस देती है, यानी कि 60% कॉस्ट तक वो आपकी हेल्प करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ। नेक्स्ट बेनिफिट है फंड ऑफ फंड, यानी कॉर्पस फंड। गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का एक फंड अलोकेट किया है स्टार्टअप्स के लिए, जो इक्विटी के माध्यम से वेरियस जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो स्टार्टअप में उतना फंड इन्वेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट का लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाए, उनको हेल्प करी जाए जिससे कि स्टार्टअप अपने को एस्टेब्लिश कर सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाया है जिसको सिडबी और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से रोल आउट किया जाएगा, जिसका बजटरी एलोकेशन 2000 करोड़ का रखा गया है। हमने स्टार्टअप के फायदे तो जान लिए, ये तो हमें पता चल गया कि स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन होने के ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन स्टार्टअप इंडिया में कौन रजिस्टर्ड हो सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन की? अब आइए वो जानते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर होने के लिए। सबसे पहले जो आता है वो है कंपनी टाइप। जो स्टार्टअप आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो वो किस तरह की एंटिटी है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है। ये तीन ही एंटिटी स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो सकती हैं, इसके अलावा कोई रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करा सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंपनी की एज। जो एंटिटी आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कराना चाहते हो उसको इनकॉर्पोरेट हुए 10 साल से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए, यानी कि जो उसका इनकॉर्पोरेशन है 10 साल के भीतर भीतर होना चाहिए, जो भी आपकी कंपनी है, एलएलपी है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है। नेक्स्ट आता है एनुअल टर्नओवर। आपकी जो कंपनी है, जो स्टार्टअप है, उसका एनुअल टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए, तभी आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल एंटिटी। जो स्टार्टअप आप रजिस्टर कराना चाहते हैं स्टार्टअप इंडिया में वो ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए, अर्थात वो किसी दूसरी एंटिटी से स्प्लिट होके या रिकंस्ट्रक्शन होके नहीं बनी होनी चाहिए, वो खुद एक ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए। स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन एंड स्केलेबिलिटी, कि जो स्टार्टअप हम रजिस्टर करना चाहते हैं वो स्टार्टअप या तो कोई प्रोडक्ट डेवलप करे, इंप्रूवमेंट करे, या कोई ऐसा प्रोसेस डेवलप या इंप्रूवमेंट करे सर्विस के लिए जो इनोवेटिव हो। दूसरा, उसका जो बिजनेस मॉडल है वो स्केलेबल होना चाहिए, उसमें पोटेंशियल होना चाहिए कि वो वेल्थ क्रिएट कर पाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या हैं ये मैं बता चुका हूं। स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो बता चुका हूं। अब बात करते हैं कि स्टार्टअप इंडिया का हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। उसको अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा www.startupindia.gov.in पर। यहाँ जाके आप अपना एक यूजर अकाउंट बनाएंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।